पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें अब हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस, BI। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस की डीलिंग करें, हम कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या वो डील कर पा रहा है, हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, एनालिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं ना उनमें वो क्या करेगा, उनकी कंसोलिडेशन चेक करेगा, उनके मुताबिक देखेगा कि डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक वे से वर्क कर रहा है, उनकी एनालाइजेशन कैसी चल रही है, क्या उनको एक्सेस है कि हम ज्यादा अमाउंट पे डाटा एंटर कर सकें, और ये बेहतर तरीके से हमारे डिसीजन को लेने में हमारे लिए मदद कर सकता है। और ये क्या था, ये एक हारम्स एंटरटेनमेंट एजेंसी थी जिसने क्या किया था, एनालिसिस किया था कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर की जो गेमिंग प्रोफाइल है या वो आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कस्टमर्स को अगर कोई गेमिंग प्रोफाइल बना के दी जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। जैसे प्रॉफिटेबल केस बन सकता है, बहुत से लोग जो है गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से इंक्लूड है? सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग। जब सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, इसमें DBMS आ जाता है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि एनालिसिस भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उन क्यूरीज को ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट बना रहा है। अब ऑनलाइन एनालिसिस जब हम करेंगे तो OLAP आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमने जिसके जरिए काम किया है, काम को देखा है कि हमारा जो एनालिसिस है पिछला काम कैसा हुआ था, उसको हमने अगले काम को कैसे लेके चले। डेटा माइनिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस का नॉलेज के साथ अगले नॉलेज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमारे पास एक फिगर आ रही है, इसको देखते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटाबेस आता है कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, OLAP, डेटा माइनिंग, क्यूरी, रिपोर्टिंग, फाइंड पैटर्न्स एंड इनसाइट्स, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाटा एंड पैटर्न। डेटाबेसिस में क्या आता है कि हमने इसका ट्रैक रखना है कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, कैसे लेके जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर ये क्यूरीज बनेगी, उनका वेयर हाउसेस देखा जाएगा कि क्यूरी की रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया गया। इसके अंदर हमने पैटर्न्स फाइंड करने, पैटर्न्स को देखते हुए फिर हमने देखना इस तरह हमने पैटर्न ड्रा कर लिया, हमने लेना कि क्या ये पैटर्न ठीक बना है, आया इस पैटर्न के थ्रू हम अपनी वर्किंग चला सकते हैं, या हमें बराबर पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने एरो से भी शो कराया है, डेटाबेस टू वेयर हाउस टू बिजनेस इंटेलिजेंस। A series of analytical tools work with data stored in database to find patterns and insight for helping managers and employees make better decisions to improve organizational performance। इसमें हमें क्या कहता है कि एनालिटिकल टूल जितना भी होता है ना वो वर्क करता है डाटा को स्टोर करना है, जिससे हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं मैनेजर्स के एंड एम्प्लॉयज की, कि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो डाटा माइनिंग आता है। डाटा माइनिंग में मतलब ही ये होता है कि हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, इनके मोर डिस्कवरी ड्रिवन दैन OLAP। यहाँ पे हमें जितना भी डिस्कवरी डाटा हुआ है हमने उस डाटा को कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फाइंड हिडन पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स इन लार्ज डेटाबेसेस। अच्छा, जितने भी हिडन पैटर्न्स है, इनके छुपे हुए पैटर्न्स इनके जरिए हमने करना है। अगर हमने एक चेयर का भी पैटर्न बनवाना है कि हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करवाने की, ये चेयर है या इसका ये रिलेशनशिप है लार्ज डेटाबेसेस में, तो हमें उसका पैटर्न दिखाना पड़ता है। इन्फर रूल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा, अब हमने जितना भी रूल बनाया उसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर कैसे था, हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कैसे लेके इंक्रीमेंट आगे से आगे हम करवा रहे हैं। अब आते हैं these
Pattern and rules are used to guide decision making and forecast the effect of those decisions. Properly used to provide detailed analysis of patterns in customer data for one-to-one marketing companions are to identify profitable customers. Less well known, used to trace calls from specific neighborhoods that use stolen cell phones and phone accounts. ये पैटर्न जितने भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया द पैटर्न एंड रूल्स आर यूज टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ दोस डिसीजन। फोरकास्ट का मतलब मशीन को ये करना कि ये आइडिया लगाना कि जो हमने वर्किंग की सही तरीके से काम कर रही है, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे चल रही है, इनका इफेक्ट कैसे चल रहा है, प्रॉपर्ली हम किस चीज को यूज करें जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि पूरी डिटेल में प्रोवाइड, और इनके पैटर्न से जितने भी कस्टमर्स का डाटा है एक 1-to-1 मार्केटिंग हम करते हैं कैंपेन्स लगाने के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम प्रॉफिटेबली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब लेस वेल नोन वो चीजें जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता है। यूज टू ट्रेस कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नेबरहुड, कि हमने अपनी जगह से चेक करना है कि हमने जो कॉल्स की हैं उनको बेहतर तरीके से हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। ये स्टोलन सेल फोन, जिसके जरिए हमारे स्टोलन सेल फोन या फोन के अकाउंट जो भी हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है, इधर ये प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, इसके जरिए हमने इसमें ये चेकिंग करते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, मॉडल एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स में हमें ये पता हो कि हमारी प्राइवेसी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इन द इंटरनेट एज, के इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमें प्राइवेसी एंड इंटरनेट यूरोपियन डायरेक्टरेट डाटा प्रोटेक्शन के हमें डाटा के ऊपर प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा डाटा किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, जितने भी इंटरनेट के चैलेंजेस हैं वो हमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो तो नहीं रेज करके दे रहे, टेक्निकल सोल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो हमारे डाटा को प्रॉब्लमाइज कर रहा है या क्रिटिकल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती हैं। नंबर अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे टेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आ जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम लोग, एक तो होते हैं टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग देख टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होती है जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी गुडविल वगैरह हो जाती है जो कि हमारी साख होती है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेडली जितने भी हमने काम किए अपने ट्रांसपोर्टेशन के या अपने सिस्टम को बिल्ड कराने के सीक्रेटली रखते हुए किया, कॉपीराइट उनके ऊपर सही तरह से बिल्ड किया गया, या फिर ये तो नहीं है कि हमने किसी का जो कॉपीराइट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने पढ़ा है। मतलब कॉपीराइट वो होता है कि हमने फॉर एग्जांपल किसी का यूट्यूब चैनल है, उसने किसी की वीडियो उठा के लगा ली है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को बिल्ड करवा सकते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काम को आगे से आगे लेके जाते हैं। पेटेंट हम क्या कहते हैं, पेटेंट हमारे पास कोई भी वो चीज़ आ जाती है कि आप लोग जो हमारे पास लोगो है किसी भी जगह का, किसी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। क्या होते हैं, कॉपीराइट वो वाले राइट्स होते हैं कि अगर हमने किसी की चोरी करके कोई चीज़ ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश अपने नाम से करवा लिया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने उसकी कॉपीराइट की है, हमारे ऊपर क्लेम लग जाता है। चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब जितने मिसाइल जाते हैं हमें उन सबको डील करना आना चाहिए, कितने प्रॉपर्टी राइट्स में मिसाइल आते हैं। द मॉरल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर के रिलेटेड। अच्छा, लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था इसको वाजिबात कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी लाइबिलिटी है या कितने भी वाजिबात है कोई हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रही है, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी हमने लेनी है, किसी को हमने चीज़ें तो नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट्स को देखते हुए हम करते हैं कंप्यूटर में रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिजाइन करवाता है। सिस्टम क्वालिटी क्या होती है, डाटा क्वालिटी एंड सिस्टम्स एरर, डाटा की क्वालिटी और सिस्टम एरर्स को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर कोई डाटा में कोई क्वालिटी बेहतर जा रही है, उनके सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड बाउंड्रीज, हमें अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको एक्सेस भी करना है, उनकी बाउंड्रीज को भी जो के अंदर रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है कि हमारी क्वालिटी किस तरह से जा रही है, चीज़ें कैसे बिल्ड कर रही हैं, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक रहते हुए वर्क को देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग पावर। अच्छा, यहाँ पे रैपिडली ऑफ चेंज,
मेंटेनिंग बाउंड्रीज, डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी। बैलेंसिंग पावर में सेंटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका सेंटर जो है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रैपिडली चेंजेस की जाते हैं, ग्लोबली हम रैपिड चेंजेस आते हैं जिनको हम वाइप आउट करते हैं बिजनेस से, एंड यू जॉब क्विकली, कि आपका अपने एक काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, आपका काम ये है कि आपकी जॉब ये है कि आपने आपको जो काम दिया गया है आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ऑनर है आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप फटाफट उस काम को करें स्पीडली और काम करके आप अपना बेहतर अंदाज में काम कर सकें। मेंटेन बाउंड्रीज रहती हैं, डू एनीथिंग एनीवेयर, कि आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फैमिली वर्क एंड लेजर, यानी कि आपके पास कोई भी बाउंड्रीज है, आपने उसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को देखना है कि आपका फैमिली वर्क क्या है, टाइम क्या है, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप 8 9 to 5 अगर एक जगह टाइम दे रहे हैं तो किस तरह अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, या अपना घर में तो नहीं लेके जा रहे, लेके जा रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये अब आपका एक होती है मेंटेन बाउंड्रीज। अब इसी तरह अगर हम देखें अगर हमारा लास्ट डेज है तो क्या हम लास्ट डेज के मुताबिक अपना टाइम दे रहे हैं इसे। डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी, व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा था हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके मॉरल्स, और कौन कौन से हमें आते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम देख चुके हैं कि जिसमें एक्सेस आ जाती है, हमें बाउंड्रीज बताते हैं, यानी कि कंप्यूटर क्राइम एंड अब्यूसेस आ जाती हैं, इनके अंदर आते हैं वर्क करते हैं। ट्रैक डाउन टेक्नोलॉजीज एंड री इंजीनियरिंग जॉबलेस, कि हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो जाते हैं अगर इस तरह के हम लोग फैसिलिटीज पैदा ना करें, बिजनेस के मौके पैदा ना करें। तो अब आते हैं इक्विटी एंड एक्सेस में। डू एनी वन एवरीवेयर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डिजिटल एज, इस दुनिया डिजिटल एज में, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के दौर चल रहा है इसमें हर किसी के पास सोशल क्लास क्लेवरनेस होगी, जो देखते हैं कि हमारे पास हर चीज़ हम किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम को आगे से आगे लेके जा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क क्या होता है, RSI CDS एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। टेक्नो से ट्रस्ट, कि जितना भी हमने ये प्रॉब्लम्स हैं आ रहा है हमें कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि ये भी हमें पेश आ सकती हैं, इसके अंदर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, इनसे बचते हुए हमने अपने सिस्टम को बिल्ड करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बात की है कि ये हमने जितना भी सिस्टम में काम करना है वो ये चीज़ को सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि हमारे पास जितना भी एम्प्लॉय का वर्क है, ये काम है, वो सारा इस हवाले से वर्क हुआ है, हमने उसकी क्वालिटी को देखा है, या हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं आगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कह लिया कि हमने हर जगह काम करते हुए या हमने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया तो हमारे लिए हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह रेज हो गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। उन चीजों को हम लोगों ने देखा। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, लेट्स स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये तमाम चीजें लाई करती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर एंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर, हमें किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सिस्टम होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, उसको सिस्टम होने के लिए हार्डवेयर का होना जरूरी है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा होगा, डाटा को चलाने के लिए लोग होने चाहिए, प्रोसीजर यानी कि वो स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन हो तो उस सिस्टम को चला सकते हैं, नेटवर्क यानी कि डील करने के हमारे पास एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन वे होने चाहिए, जब हम दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं उसको आगे से आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल characteristics of information, the value of information come from its characteristic। कौन कौन सी characteristics आ जाती हैं, confidentiality, integrity, availability, authenticity, accuracy, utility and profession। confidentially में हमारे पास आता है यानी कि आपने डाटा को राज के तौर पे रखना है, ये ना हो कि आप हर किसी के डाटा को दूसरे के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इंटीग्रिटी, बिल्कुल करेक्ट हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो। अवेलेबिलिटी, इन्फो या सर्विसेज जितनी हमने यूजर को देनी है वो उसके बारे में हो। ऑथोनेशन में आ जाते हैं यानी कि ऑथोरेसी, यानी कि उसके मुताबिक जितना उसको कहा गया उसके अंदर ही वो डाटा को एक्सेस कर सके, उससे ज्यादा ना कर सके, अनऑथोराइज्ड की तरफ ना चला जाए, यानी कि डाटा के अनऑथराइजेशन, ऐसा डाटा ना एक्सेस कर ले जो उसके लिए नेसेसरी नहीं है। एक्यूरेसी, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एरर्स। यूटिलिटी में आता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपनी चीजों को अच्छे तरीके से बयान करें, यानी कि इसमें भी कॉन्फिडेंशियल की तरह आता है। प्रोफेशन में आता है डिफरेंट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियली, आपके यानी कि कॉन्फिडेंशियली तो आप रख रहे हैं लेकिन उसको पॉजिटिव ना समझे, उसके अंदर उस डेटा को निचोड़ निकाल के अपने अंदर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती हैं अदर्स, यूज अटेन्युकेशन, यूजर्स हो देम क्लेम टू बी, यानी कि वो सिर्फ इसको यूज कर सकें जिसके पास इनकी अथॉरिटी हो। अवेलेबिलिटी, दे रिकॉर्ड्स हु एक्सेस देम, वो भी हमारे पास इसमें ही आ जाती है अथोराइजेशन में। नॉन रिप्रोडक्शन, वन कैन नॉट क्लेम आई डिड नॉट साइन दिस, अगर कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इसको यूज करना है तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। व्हाट इज सिक्योरिटी, डेफिनेशन क्या है, बुक से हमारे पास जो डेफिनेशन आई वो ये आई कि द क्वालिटी, ये बुक हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की
our state of being secure to be free from danger, कि free from हमने क्वालिटी ऐसे बनानी है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो वो फ्री फ्रॉम डेंजर्स हो। ये डिफरेंट बुक्स हैं और जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था, वेल इन्फॉर्म्ड सेंस दैट इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंट्रोल आर इन बैलेंस, कि जितनी भी वेल इंफॉर्मेशन होती है ना उसको इंफॉर्मेशन को हम रिस्क से जो होती है ना उसको बचाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनबैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इनबैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। रीटा समर्स IBM सिस्टम जर्नल 1984 includes concepts, techniques and measures that are used to protect computing systems and the information they maintain against deliberate or accidental threats। के accidental threats कौन से, ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर कोई डाटा को अचीव करना हो, हमें मेंटेन करना हो, कोई ऐसे थ्रेट्स है या कोई पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट इस सिक्योरिटी successful companions should have multiple security types: physical security, personal security, operational security, communication security, network security, information security। अब वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सिस्टम दैट यूज स्टोर एंड ट्रांसमिट दैट इन्फो, कि उसने स्टोर करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, उस इंफॉर्मेशन की आगे लेके जानी है। अब नेसेसरी टूल्स कौन कौन से, इसमें पॉलिसी, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज के एक स्पेशल रूल्स होना चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम पॉलिसी बनाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी के इनके अंदर देखते हुए कि हम कंप्यूटर एंड डाटा सिक्योरिटी को कैसे चलाते हैं, उसके अंदर काम को कैसे लेकर चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिक्योरिंग कंपोनेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अच्छा जी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होगा तो काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं बना सकते। कंपोनेंट्स कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, उनको भी अटैक करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ एन अटैक क्या हो सकते हैं कि अटैकर यूज कंप्यूटर्स एक्टिवली टू लॉन्च अटैकर्स अगेंस्ट टारगेट्स, के मतलब अपने टारगेट को बचाने के लिए उनके खिलाफ एक नया महास जो होता है वो उसको अटैक करवाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन अटैक कंप्यूटर्स आर व्हाट आर अंडर अटैक। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट तो ये कि हमें उस चीज के ऊपर अटैक करना है, और क्या जिस चीज अटैक हो रहा है जिस चीज के ऊपर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उस सिस्टम को चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक, अटैक कोड, स्टोलन डाटा, कि आपका डाटा जो है वो क्या चीज पे अटैक कर रहा है, उसका हम स्टोलन कैसे कर रहे हैं, उसको हैकर से किस तरह से बचा रहे हैं, उसका ये सब्जेक्ट है कि आपके पास जो हैकर्स है वो किस तरह से उनसे बचाया जा रहा है, हैकर्स क्या क्या चीजें से यूज करते हुए हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी प्राइवेट इन्फो को बचाना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एक्सेस। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें यूजर को एक्सेस भी देनी है और साथ में उसकी सिक्योरिटी को भी बैलेंस रखना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम ऐसी जो होती हैं इम्पॉसिबल कर सकें कि obtain करें परफेक्ट सिक्योरिटी को जो कि प्रोसेस करते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं तो सिक्योरिटी शुड बी कंसीडर्ड बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए कि हमने इतना ही डाटा देना है जितना उसकी जरूरत है, ये नहीं कि हम सारे डाटा को खोल के रख देंगे जो यूजर साइड पे भी, यूजर साइड का डाटा जो एडमिन साइड पे होगा। टू अचीव बैलेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट अलाउ रिस्पांसिबल एक्सेस येट प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स। के थ्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। सिक्योरिटी बेसिस एक्सेस CIO, टू फैक्टर्स, स्टूडेंट आई फॉरगेट माय ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस, स्टूडेंट 2 इट्स हैसल। स्टूडेंट 1 कहता है कि मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन जो डिवाइसेस है ना उनकी मुझे प्राइवेसी वगैरह भूल गई है, तो ये मेरी एक्सेस है। तो फिर स्टूडेंट 2 कहता है कि तुम इसको जो है ना वो एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वे निकाल सकते हैं। टू फैक्टर्स में ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डाटा। ऑडिटर क्या करते हैं, वो नीड टू कंपाइल विद लॉज एंड रेगुलेशन। वो कहते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए आप किसी भी चीज की सिक्योरिटी यूजर को एक्सेस के साथ दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब जिस तरह हर काम की एक हिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीछे भी क्या बनाने की जरूरत है, किस तरह के रीजंस बनेंगे, जिसको हमने देखा। बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मेन फ्रेम्स वर डेवलप। हाँ जी, जब हमारे पास बिगेन ने क्या किया था, एक इमीडिएटली उसने वर्क किया था एक मेन फ्रेम के ऊपर जो उसने डेवलप किया था। ग्रुप डेवलपिंग कोड ब्रेकिंग कंप्यूटेशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 क्रिएटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के अंदर पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था।
1917 एंड 1918 ARPANET ने क्या किया था, पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज। ये सारा जो काम किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हुआ था, जिनमें उन्होंने अपने फौजियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये काम किया गया था कि ARPANET ने उनको एक टेक्नोलॉजी दी थी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से होता हुआ नेट वहां तक पहुंचाया गया था। ARPANET ग्रू इन पॉपुलैरिटी एज डिड इट्स पोटेंशियल फॉर मिसयूज से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ इस तरह का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम यानी कि बेसिक प्रॉब्लम जितनी भी ARPANET की सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नो सेफ्टी फॉर डायल-अप कनेक्शन थ्रू ARPANET से बचने के लिए हमें कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किए जाते। नॉन हमारे पास ARPANET कोई एक अदारा था जिसने इस काम को करवाया था। अब 19R609 में क्या हुआ था, सेफ्टी ऑफ डाटा, लिमिटेशंस क्या थी, इन्वॉल्वमेंट क्या चीजों की दी गई थी, ये सारी चीजें देखते हुए R609 में पेपर में ये स्टेटेड किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में कि इसका स्कोप जो है वो ग्रू करना चाहिए। 1990s में क्या हुआ था कि नेटवर्क का जितना भी कंप्यूटर कॉमन था वो उसको कॉमन कर दिया था, इंटरकनेक्टेड कर दिया था नेटवर्क के साथ। और इंटरनेट बिकम फर्स्ट मेन फैसिलिटेशन ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत से नेटवर्क का ये यानी कि इंटरनेट के साथ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर यानी कि बहुत एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के साथ। मैंने नेटवर्क की ये डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं उनको हम एक नेटवर्क का नाम देते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं उनको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इसी के ऊपर हम प्राइवेसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास बहुत से सिक्योर्ड ऐसे कॉम्बिनेशन आए जिनको हमें देखने पड़ा, उसको हमें सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ा, सेम प्रॉब्लम्स हमारे पास आई तो हमने इमर्जिंग नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम लगाया जिसने स्मार्टफोन्स IoT डिवाइसेस आए जिसने इसको सिक्योर बनाया। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के मुताबिक इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, द सेम फेजेस यूज्ड इन, जो फेजेस हमारे पास SPLC में यूज होते हैं सेम वही फेजेस इसमें सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जो एक प्रोजेक्ट जितना भी होता है उसको स्पेशलाइज करने के लिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका प्रोजेक्ट कैसे बना है, उसके अंदर काम कैसे चला है, किस तरह से करते हैं। लेट्स सी सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे पास जितने भी इसके जो फेजेस हैं उन सबको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले आता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है, क्या पर्पस है, क्या किस तहत के काम के तहत हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मेजर काम जब इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है वो EISP का आता है। EISP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंटरप्राइज का जहां भी वर्ड आ जाएगा ये बिजनेस के साथ डीलिंग करवाएगा। हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी टोटली डीलिंग करता है बिजनेस के साथ कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कैसे मैनेज करते हैं, चीजों को कैसे लेकर चलते हैं, ये उसके मुताबिक डीलिंग करते हुए हमें आगे से आगे मूव करवाता है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस इज परफॉर्म। जितना भी फिजिबल एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है इसका काम आगे से आगे ले जाने के लिए ताकि हमारा काम बेटर वे में परफॉर्मेंस शो करवा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका नाम है एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फेज आर स्टडीज। इन्वेस्टिगेशन फेज से जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उनको वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसी आर प्रोग्राम्स अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स एंड करंट थ्रेट्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स के जितने भी एनालिसिस आती है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनका करंट थ्रेट देखते हैं कि उनके पास उस टाइम उन्हें किस चीज से खतरा महसूस हो रहा है, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के बाद एसोसिएटेड कंट्रोल, उनका कंट्रोल किस चीज के ऊपर ज्यादा आता है, कि वो किस लिंक के साथ काम करते हुए अपने कंट्रोल को देखते हैं। इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ रेलिवेंट लीगल इश्यूज दैट कुड इम्पैक्ट डिजाइन ऑफ द सिक्योरिटी सोल्यूशन। रिस्क मैनेजमेंट टास्किंग, अब जब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसने वन बाय वन हर चीज का एनालिसिस करना है। उसने इन्वेस्टिगेशन फेज का भी एनालिसिस करना है, उसने सिक्योरिटी पॉलिसीज का भी करना है, फिर उनके बाद उनके रेलिवेंट जितने भी लीगल इश्यूज आए हैं उनका भी करना है, रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है कि रिस्क कहाँ काम कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। जब साफ जार है इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद एनालिसिस हो गया कि हाँ हम ये काम आया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, किस तरह हम इस काम में रहते हुए इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिजाइन तैयार किया जा सकता है, इस डिजाइन को अपने बिजनेस आइडिया में लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। फिर हम आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। लॉजिकल डिजाइन वो डिजाइन होता है जिसको हमने यूजर के सामने पेश करना होता है, उसके ऊपर स्टडी फिजिबिलिटी करवानी होती है कि डिटरमाइन करने के लिए क्या ये जो है
प्रोजेक्ट हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर देखते हुए हम वर्क कराते हैं। नंबर 1 पे क्रिएट्स एंड डेवलप्स ब्लूप्रिंट्स फॉर इंफॉर्मेशन, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं जितने भी ब्लूप्रिंट्स बनते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एक्शन प्लान, कौन कौन से इंसिडेंट किए जाते हैं? कंटिन्यूटी प्लान, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एंड डिजास्टर रिकवरी। कंटिन्यूटी प्लान क्या होती हैं कि ऐसे प्लान जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चला रहे हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, काम को कैसे लेकर चल रहा है, उसके अंदर प्लानिंग किस तरह से जा रही है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स कौन से होते हैं? वैसे रिस्पॉन्स आते हैं जो किसी चीज के ऊपर इंसिडेंटली यानी कि एक्शन लिए लेते हैं। डिजास्टर के ऐसा डिस्कवरी प्लान के जो हमने किसी काम को रोक के किया हुआ कि हाँ ये काम हो गया, इसके बाद इस काम को हम दोबारा चला सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ये तो था आइडिया जो हमने भी सोचा था। अब उसको फिजिकली डिजाइन में लेकर आना है, जिस फिजिकल डिजाइन के थ्रू हमें लोगों को शो करवाना है। नीड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज वैल्यूएटेड, अल्टरनेट्स आर जनरेटेड एंड फाइनल डिजाइन इज सिलेक्टेड। जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है उसको बनाना पड़ता है, उसके अल्टरनेट्स को जनरेट करना पड़ता है, फाइनल डिजाइन को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो फाइनल डिजाइन है क्या वो सिलेक्टेड हो गया है, हम उसके अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। यस, हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर आखिर में हम फिजिबिलिटी स्टडी को देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली यही है कि एनालिसिस करता है 1 by 1 एक ऑर्गेनाइजेशन के फेज के अंदर रहते हुए। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन में आती है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, टेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड टेस्टेड अगेन, कि जितने भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं वो हमें रिक्वायर होंगे, उनको हम 1 by 1 करके टेस्ट करेंगे, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन टेस्टिंग करके देखेंगे कि जो हमने काम किया है क्या वो प्रेफरेबल हो गया है। फॉर एग्जांपल हमें एक गेमिंग प्रोजेक्ट दिया गया है, हमने गेमिंग प्रोजेक्ट अपने बिजनेस के अंदर उसको देखा कि हमने जो काम किया क्या उसके अंदर जो आइडिया सोचे वो बिल्कुल ठीक सोचे थे, उनके ऊपर हमने प्लानिंग करते हुए बात कर लिया। अगर कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसको टेस्ट करेंगे। अगर उसमें कोई एरर आया है तो उसको अगेन टेस्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसको अगेन टेस्ट करेंगे क्या हमारा जो काम है आइदर वो सही वर्क किया है कि नहीं किया। पर्सनल इश्यूज एवेल्युएटेड किए जाते हैं, वैल्यूएशन की जाती है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्टेड किए जाते हैं। ये सारा काम हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इंटायर टेस्टेड पैकेज इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, कि फाइनल अप्रूवल के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, तमाम पैकेज को एक बार करके इकट्ठा उसको टेस्टिंग फेज से गुजारना पड़ता है ताकि हमारा जो काम है वो बेहतर वे से परफॉर्म हो सके। इस पूरे सिस्टम को हम एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को गुजारते हैं टेस्टिंग फेज से। इस टेस्टिंग फेज को हम गुजारते हुए अपने प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए, ताकि हम लोग अपने डाटा को आगे पहुंचा सकें, आगे एंड तक लेके जा सकें। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज गिवन द चेंजिंग थ्रेट इन्वायरमेंट, के हमारे पास थ्रेट ऐसे कोई आ जाते हैं, कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो हमारे पास कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफन रिपीटेशन एंड रिजॉर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्स्टेंट ड्यूल विद एन अनसीन एडवर्सरी, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि जो आपको अनसीन आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन आपके प्रोग्राम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या आपके बिजनेस जो आइडियाज हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें कोई चेंजिंग ला सकें, उसके मुताबिक चेंजिंग लाते हुए उसमें वर्क कर सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन requires constant adoption as new threats emerge and old threats emerge। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो बेसिक काम यही होता है कि हमने पिछले थ्रेड्स और अगले थ्रेड्स पे हमने मर्ज करते हुए इसका काम करना है कि हमने इसको बेसिक देखना है। मेंटेनेंस एंड चेंज, इंप्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे फेजेस जो थे इन सब में से गुजर के हमने तैयार किया सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो हमारे सिक्योरिटी एक सिस्टम को यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जिस सिक्योरिटी की जरूरत है उसको हम सिक्योर करने के लिए इस सिस्टम को है। नंबर 1 पे इन्वेस्टिगेट किया कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हम इस आइडिया को सही तरीके से आगे पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 2 पे हमने एनालिसिस किया, 1 by 1 करके ईच स्टेप पे हमने उसकी एनालाइजेशन की ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्ट है कि नहीं। फिर हमने लॉजिकल डिजाइन यानी कि उस डिजाइन के बारे में सोचा, लोगों के साथ डिस्कस किया, उसको फर्दर वर्किंग में लेकर गए। फिर हमारे फिजिकल डिजाइन के ऊपर हमने वो डिजाइन पेश किया जिस डिजाइन को हमने लोगों के सामने लेकर आना है। अब जब हमने इस डिजाइन को फिजिकली लेकर आ गए तो साफ ज़ाहिर है उस डिजाइन के अंदर हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत भी महसूस होती है। फिर आते हैं इंप्लीमेंटेशन के अंदर, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अपने डिजाइन को और उसके अंदर किन चेंजेस एंड फैसिलिटीज को देखा जाता है। फिर हमने पूरा पैकेज टेस्ट करना होता है, उसके अंदर देखना है कि कोई एरर तो नहीं फाइनल अप्रूवल के लिए। देन हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाए तो उसको चेंज करते एनवायरमेंट के साथ कर सकते हैं। एट द एंड हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू।
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है, और सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या अप्रोचेस देखनी पड़ती हैं, लेट्स सी। इसमें टॉप डाउन अप्रोच आती है, इनिशिएटेड बाय यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, यूजर की मैनेजमेंट देखी जाती है। इश्यूज पॉलिसी, पुलिस इशू की पॉलिसी देखी जाती है, इनके प्रोसीजर, रोल्स एंड रेगुलेशन वगैरह क्या लगते हैं, डेडिकेट गोल क्या है जिसको हमने अचीव करना है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है एक प्रोजेक्ट की, डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच रिक्वायर्ड इन्फो, हर रिक्वायर्ड इन्फो के लिए, एक्शन के लिए उसे कैसे काम करना पड़ता था। मोस्ट सक्सेसफुल आल्सो इन्वॉल्व फॉर्मल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रेफर टू एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर रहते हुए वो काम को कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकती है, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बना सकती है, उसको कैसे रेफर करते हैं एक साइकिल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे एक हमें डायग्राम शो करवाई गई है जिसमें सीईओ है, उसके अंदर हमारे पास सीईओ, सीआईओ, सीओओ है। ये तमाम वो अहदेदार हैं जो उसके नीचे काम करते हैं। वीपी सिस्टम्स आ जाते हैं, वीपी नेटवर्क्स आ गए, या फिर वो उसके साथ जुड़े हुए ब्रांचेज आती हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ नीचे सीईओ से नीचे जाता जाता सिक्योरिटी लॉन्चेस तक जाता है, नेटवर्क तक। और यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ से ये नेटवर्क बनाता हुआ नेटवर्क एडमिन के पास जाएगा, उनके मैनेजर के पास जाएगा, वीपीएन नेटवर्क बनाएगा, फिर सीईओ के पास जाएगा। तो ये इसी तरह पूरा सिस्टम वर्क करता है, जो कि इस अप्रोच को काम करवाने में हमारी हेल्पफुल होता है कि हमने कैसे सिस्टम की सिक्योरिटी बनानी है, उसकी सिक्योरिटी को बिल्ड कैसे करना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या आता है, SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसमें हमने मेथोडोलॉजी देखी जाती है कि एक डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता हुआ। मेथोडोलॉजी क्या है, वो एक फॉर्मल अप्रोच है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर। एक सीक्वेंस के कैसे प्रोसीजर के अंदर रहते हुए हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक मेथोडोलॉजी को कैसे डील कर सकते हैं यूजिंग अ मेथोडोलॉजी इंश्योर आप लीनियस प्रोसेस। हमारा एक प्रोसेस क्या है उसके अंदर रहते हुए हम किस तरह से उसको अचीव करें। अवॉइड मिसिंग स्टेप्स, हमने जो स्टेप्स के अंदर मिस्टेक्स किए उनको हमने बचाना होता है। गोल इज क्रिएटिंग अ कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है, इसका गोल क्या है, उसने एक ऐसा पोस्टर या सिक्योरिटी बनानी जिसको हमने अचीव करना है। ट्रेडिशनल कंसिस्ट ऑफ जनरल 6 फेजेस। हाँ जी, ट्रेडिशनली जब हम SDLC की बात करते हैं इसके अंदर 6 फेजेस आते हैं जिसके अंदर से प्रोसेस से हम गुजरते हुए आगे जाते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 लॉजिकल डिजाइन, नंबर 4 फिजिकल डिजाइन, नंबर 5 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 6 मेंटेनेंस एंड चेंज। ये रिपीट में हमारे पास चलते हैं इनके साथ। इसी तरह से अगर मेंटेनेंस से दोबारा हम होते हुए इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन तक जाते हैं। पहला आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और हम किस तरह से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए दैट प्रॉब्लम इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड टू सॉल्व। हमें क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए, एक सिस्टम को डेवलप करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें उनका आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स, यानी कि उनके कंस्ट्रेंट्स, हमने ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमें पता है कि जो ट्रिपल टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप मनी आ जाता है, ये इसके ऊपर रिलेटेड वर्क करता है। फिर उसके अंदर इसका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या, प्रिलिमिनरी हमारी कॉस्ट जो है क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं अपने काम को करते हुए। यानी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए, हमें पता हो कि हम प्रोजेक्ट क्या बनाने लगे, किस तरह से वर्क करें। एट द एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं एक्सेसिव इकोनॉमिक्स, टेक्निकल एंड बिहेवियर फेसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। बिहेवियरली फेसिबल क्या करते हैं। एनालिसिस क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उनका स्टेटस क्या, करंट सिस्टम क्या, कैपेबिलिटी क्या, सपोर्ट सिस्टम क्या, किस तरह से हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एनालिटिक डिटरमाइन करता है व्हाट न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड, हमारा नया सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या हम उसको इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। एंड्स कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, फाइंडिंग एंड अपडेट, फेसिबिलिटी एनालिसिस की हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम उसके अंदर काम को सर अंजाम दे रहे हैं। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। मेन फैक्टर इज बिजनेस नीड, मेन फैक्टर हमारे पास बिजनेस नीड है। एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग नीडेड सर्विसेज आर सिलेक्टेड, कि हमारे पास जिस सर्विस की हमें जरूरत है क्या हम उस सर्विस को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। डाटा सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर क्या कैपेबल करता है, प्रोवाइड करता है नीडेड इनपुट, और किस तरह से हमने उसकी आउटपुट ली, इनपुट ली, उसको आइडेंटिफाई करने में। टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट फिजिकल सोल्यूशंस आर डिटरमाइंड, कि हमने फिजिकल जितने भी सोल्यूशंस हैं क्या उनको टेक्नोलॉजीज को हम अचीव कर पा रहे हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म्ड एट द एंड, फिजिबिलिटी जितने भी एनालिसिस होंगे उनको हमने एट द एंड आखिर में परफॉर्म करना होता है। अब हम आते हैं फिजिकल डिजाइन के ऊपर। टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट द अल्टरनेट आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट इन द लॉजिकल डिजाइन आर सिलेक्टेड, कि लॉजिकल डिजाइन क्या बनेगा, उसको हम कैसे सिलेक्ट करें, उसके अंदर रहते हुए कैसे वर्क करें। कंपोनेंट वैल्यूएटेड ऑन मेक और बाय डिसीजन, किस तरह से हम एक कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके ऊपर हम डिसीजन कैसे लेते हैं। कि एक कंपोनेंट फिजिकल डिजाइन में यही होता है, इसके कंपोनेंट्स बनाते हुए डिसीजन
CN दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने इसका डिजाइन सोच लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने अपना ट्रेंड एंड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है कि जो हमें चीज चाहिए कि हमने उसके मुताबिक बना ली है, जो हमें ऑर्डर दिया गया था उस चीज को हमने रिट्राइव कर लिया, उसके अंदर रहते हुए काम को आगे चला लिया। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका मेन काम यही होता है उसको मेंटेन करना, और मेंटेन करते हुए अगर कोई चेंजिंग आ गई पूरे लाइफ साइकिल के अंदर तो उसको बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास वर्क करता है। वाटर सिस्टम, ये SDLC का वाटर फ्लो जो फॉल हमारे पास मेथोडोलॉजी है कि हमें बताती है कि A1 to ऑल हमने कैसे मूव करना है ताकि हम अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकें और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इसकी डीलिंग करवा सकें कि हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरली बिजनेस को डील कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं? Stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ओनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इंफॉर्मेशन, कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे प्रोडक्ट पाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस। वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। अक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ तो ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये अब पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है। इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, इनके जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है? एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी कोई पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है? लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट। के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड।
या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल। इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है? यस, इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडलमैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतने बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट्स 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीज़ें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सोन रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। काउंसलिंग मैटर्स पर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस की में भी हाई जा रही चीज़ों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीज़ों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल्स यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर जाएगा या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सेपरेट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। आज के लेक्चर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।